फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर का, जो कि आपका अंतिम यानी कि लास्ट पेपर होता है। 25 अंक का आपका ये पेपर होता है। 1 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसके साथ ही सबसे पहले इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमने आपको 4 मॉडल पेपर दे दिए हैं सभी सब्जेक्ट के इसी चैनल पर। तो प्लेलिस्ट भी बनाकर दे दी यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मॉडल पेपर की। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी समय बचा हुआ नहीं है भैया। 27 अक्टूबर से आपकी जो परीक्षा भी स्टार्ट होने जा रही हैं, यानी कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो बिल्कुल भी समय बचा हुआ नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स ने, जितने भी अभ्यर्थियों ने अभी तक प्रीवियस मॉडल पेपर नहीं देखे हैं, वो सभी मॉडल पेपर जाकर देख लें। चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर दे दी है, और इस मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट जो है वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ये वाली वीडियो भी। इसके साथ साथ इसकी पीडीएफ फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से और कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो पाए और परीक्षा तक बहुत धुएंधार तरीके से आपकी जो तैयारी है वो हम करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए कीजिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। वर्तमान समय में कंप्यूटर में कौन से नंबर प्रणाली प्रयोग की जाती है? वर्तमान समय में जो नंबर सिस्टम यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के अंतर्गत, वो कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ किया जा रहा है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि जो वर्तमान समय में नंबर प्रणाली यूज़ की जाती है, ये आपकी बाइनरी प्रणाली होती है। ठीक है, बाइनरी प्रणाली 1 0 1 0। ठीक है, इस तरह से केवल ये ही बाइनरी नंबर प्रणाली होती है जो कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ की जाती है। और आप जो यहाँ पर मैथ में जो आप लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये आपकी दशमलव प्रणाली होती है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के अंतर्गत ये जो वाली जो नंबर प्रणाली है ये यूज़ की जाती है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ ही अगले प्रश्न को और हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, बट उससे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो मॉडल पेपर है, ये जो पीडीएफ फाइल है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। आगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। आगे क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि इस पीडीएफ फाइल, इस मॉडल पेपर को कहाँ से और कैसे आप डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा एक बार फिर हम आपको बता दें, हम ऑलरेडी ठीक है सभी पेपर के मॉडल पेपर आपको एक बार दे चुके हैं, और ये दोबारा से दे रहे हैं। ठीक है, ये जो मॉडल पेपर आज आपको मिल रहा है ये दोबारा से, यानी कि दो मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट के आपको मिल चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी हमने चैनल पर ही बनाकर आपको दे दी है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी मॉडल पेपर को आसानी से देख सकते हैं। सभी मॉडल पेपर की क्लासेस को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जो कीबोर्ड होता है, इस तरह से आपका आपने देखा ही होगा, कंप्यूटर के साथ जो कीबोर्ड अटैच होता है उसमें जो फंक्शन की होती हैं इस तरह से, जैसे F1 हो गया, ठीक है, F2 हो गया, ठीक है, F1 F2 F3, इस तरह से ये फंक्शन की कहलाती हैं। तो इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? इन फंक्शन की जो संख्या होती है फंक्शन की, ठीक है, फंक्शन कुंजी होती हैं ये। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है? 12। ठीक है, F1 से लेकर ये कहाँ तक होती हैं? F12 तक। ठीक है, तो इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 12 होती है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, और ये ऊपर की लाइन में यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, इसकी एक कीबोर्ड है, और यहाँ पर आपको ऊपर की लाइन में ये जो फंक्शन की हैं ये आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, तो फटाफट इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकें। और जितने भी नए भाई बहन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही मौका आपके लिए सुनहरा मौका है आपकी परीक्षा की तैयारी को और अच्छा प्रदर्शित करने के लिए। प्रश्न संख्या 3 है, कर्सर की जो मौजूदा स्थिति है उससे बाईं ओर के एक कैरेक्टर को, ठीक है, ये आपका कर्सर है, मान लीजिए यहाँ पर ये ब्लिंक हो रहा है कर्सर, ठीक है, ये आपका कर्सर है, इसके बाईं ओर इस साइड के, ठीक है, एक कैरेक्टर, ठीक है, एक कैरेक्टर आपका कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है करने, ठीक है, करने लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपका कर्सर कहाँ पर? का और रा, ठीक है, का और रा के बाद यहाँ पर है आपका कर्सर। ठीक है, का और रा के बाद, यानी कि रा और ना के बीच में, ठीक है, यहाँ पर है। अब इसके एक जो लेटर है आपका, ठीक है, जो एक कैरेक्टर है, इसको डिलीट करने के लिए, रा को डिलीट करने के लिए आप किस कुंजी को प्रयुक्त करेंगे? ठीक है, तो किस की को आप यूज़ करेंगे, यानी कि किस बटन का यूज़ करेंगे, वो यहाँ पर आपको बताना है। क्या कंट्रोल बटन का यूज़ करेंगे, क्या बैक स्पेस का, क्या इंसर्ट का, या फिर डिलीट का? तो इसके लिए आपको बैक स्पेस, ठीक है, क्या बैक स्पेस अगर आप एक बार दबाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो एक लेटर है या एक कैरेक्टर जो है वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो कभी भी कंप्यूटर में ये करके देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, FTP। ठीक है, FTP की फुल फॉर्म क्या है? तो FTP की जो फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है आपकी? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 आपका इसमें पूछा जा रहा है कि ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में जो धोखे दिए जाते हैं, जो जालसाजी की जाती है, जो आजकल फर्जीवाड़ा किया जाता है ऑनलाइन, काफ़ी ज़्यादा देखा होगा आपने किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। सेकंडों में, मिनटों में और घंटों घंटों कई कई दिनों तक भी बेवकूफ़ बनाकर रखा जाता है। तो वो किस तरह से रखा जाता है, उसके कितने सारे प्रकार होते हैं पूछा जा रहा है। क्या हैकिंग से संबंधित, क्या हैकिंग कर ली जाती है जिससे यहाँ पर धोखा दे दिया जाता है किसी व्यक्ति को। कंप्यूटर के ऑनलाइन संसार में क्या हैकिंग संभव है, या फिर क्रैकिंग से यहाँ पर आपको धोखा दिया जाता है, या फिर कोई लुभावने ऑफर आपको दिए जाते हैं जिससे आप धोखा खा जाते हैं, या ये उपर्युक्त सभी बातें सही हैं। तो दोस्तों ये उपर्युक्त सभी बातें बिल्कुल सही हैं। आजकल हैक कर लिए जाते हैं अकाउंट, ठीक है, आपकी जो आईडी वगैरह है वो क्रैक किए जाते हैं, पासवर्ड क्रैक कर लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको लुभावने ऑफर दिए जाते हैं कि भैया 349 वाला जो रिचार्ज है ये आपको 149 में हम चिपका देंगे। तो आप लोग अगर इस तरह के लुभावने ऑफरों में आ जाते हैं तो फिर वहीं से समझ लीजिए आपका जो खेल है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के लुभावने ऑफरों में आप बिल्कुल भी ना आए। कहीं पर भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा आपको इस तरह के ऑफर दिए जाते हैं कि भैया 2000 रुपये वाली जो चीज़ है ये आपको 200 रुपये में मिल रही है, फटाफट लूट लीजिए। तो ये लूट फूट कुछ नहीं होती, आपका जो पर्सनल डेटा है वो यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए आप इस तरह के चक्करों में ना पड़ें, इससे आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हैकिंग से संबंधित भी यहाँ पर जालसाजी धोखा किया जाता है, क्रैकिंग से संबंधित भी होता है और लुभावने ऑफर भी आपको दी जाते हैं। यानी कि तीनों बातें बिल्कुल सही, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी आप मार देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि ये जो मॉडल पेपर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपसे कहा था कि आगे हम आपको बताएंगे मॉडल पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की। टेलीग्राम ग्रुप से जाकर आप इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कीजिए फटाफट और इसे रीड कर लीजिए। प्रश्न संख्या 6 है आपका, किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है। तो किसी फाइल को अपलोड करने के लिए सबसे पहले उस वेबसाइट पर जाना होता है वहाँ अपलोड के ऑप्शन को सिलेक्ट करके फाइल ब्राउज करते हैं, उसके बाद फाइल आपकी अपलोड हो जाती है, ठीक है। जिस भी जगह पर आप फाइल अपलोड करना चाहते हैं वहाँ पर सबसे पहले जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर क्या मिलेगा, आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आप ब्राउज वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपकी सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगे, चाहे आप वो मोबाइल में एक्सेस कर रहे हैं वेबसाइट को या फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी जहाँ पर भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें सारी फाइल्स आपकी आ जाएंगी। उस फाइल पर आप क्लिक करेंगे जिसको अपलोड करना चाहते हैं, फाइल आपकी ऑटोमेटिकली अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, कॉपी करने और पेस्ट करने की MS ऑफिस में शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। तो कॉपी और पेस्ट की यहाँ पर कंप्यूटर में सभी जगह यही शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, चाहे वो यहाँ पर MS ऑफिस हो, MS वर्ड हो, ठीक है, MS एक्सेल हो, MS पावर पॉइंट हो, ठीक है, या कोई भी आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस हो, किसी भी तरह का यहाँ पर प्रोग्राम हो, सभी में आपका यही की यूज़ की जाती है, ठीक है। कॉपी करने के लिए मान लीजिए आप इसे यहाँ पर कॉपी करना चाहते हैं इस वाले शब्द को, तो इतने शब्द को आप यहाँ पर टेक्स्ट को सबसे पहले तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप दबाएंगे Ctrl+C, ठीक है। कंप्यूटर में एक बटन होता है कंट्रोल का, वो ठीक है, कंट्रोल के साथ प्लस नहीं दबाना अपना, प्लस का मतलब है कंट्रोल दबाना है। जैसे कि आपने ये कंट्रोल का बटन दबा लिया और दूसरी फिंगर से आप C का बटन दबाएंगे, दोनों को एक साथ दब गए तो ये जितना टेक्स्ट आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ये कॉपी हो गया, ठीक है, कॉपी हो गया। आपने कंट्रोल दबाया और C दोनों एक साथ दबा लिए, ठीक है, फिर उसे छोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट होगा वो आपका कॉपी हो गया, ठीक है। जिस भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे वो कॉपी हो गया। अब आप इसे दूसरी जगह ले जाकर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर लाकर आप इसे रखना चाहते हैं तो आप कर्सर को सबसे पहले यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप दबाएंगे कंट्रोल, दोबारा से कंट्रोल के साथ आप ये वाली B दबा देंगे, ठीक है। तो वो जो टेक्स्ट है जो आपने यहाँ कॉपी किया था ये यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। Ctrl+V का मतलब क्या है, पेस्ट करना, ठीक है। उसे कॉपी किया उधर से और इधर लाकर इन्होंने चिपका दिया, मतलब पेस्ट कर दिया। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या है आपका 8 है, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो वह कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है, इनमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है, इन्हें हम हाइब्रिड कंप्यूटर कह देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर आप कह देते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, ईमेल का विस्तृत रूप यानी कि ईमेल की फुल फॉर्म क्या आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या आपका 10, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कॉलमों की संख्या कितनी होती है। ये जो प्रश्न आपका CCC जैसे एग्जाम में भी पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। CCC जैसे एग्जाम में भी ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो MS एक्सेल की एक जो वर्कशीट होती है, इस तरह से एक्सेल की ये वर्कशीट होती है, आपने देखा होगा इस तरह से, ठीक है। इसमें कुछ कॉलम होते हैं, कुछ रो होती हैं इस तरह से, ठीक है, कुछ कॉलम होते हैं, कुछ रो होती हैं इस तरह से। तो इसमें एक वर्कशीट में जो कॉलमों की संख्या रहती है, ठीक है,
जो कॉलमों की संख्या रहती है इस तरह से, ये कॉलम इनकी संख्या रहती है 16,384। ठीक है, अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 11, इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है। जो इनपुट डिवाइस है लाइक एज आपका माउस हो गया, ठीक है, ये माउस हो गया, ये इसके अलावा जो कीबोर्ड हो गया, ठीक है, जो कीबोर्ड हो गया, ये सारी की सारी क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है हम अपना जो निर्देश है, हम जिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर के द्वारा, ठीक है, जो यहाँ पर हार्डवेयर है, जो यहाँ पर चीज़ें हैं, ठीक है, जिसकी यहाँ पर माउस हो गया आपका, या फिर आपका यहाँ पर जो कीबोर्ड हो गया, ठीक है, तो जिन डिवाइस के द्वारा, ठीक, हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर से कुछ कार्य करवाने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देते हैं जिन डिवाइस के द्वारा, वही डिवाइसेस इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। जिसकी यहाँ बताया गया कि कंप्यूटर में आंकड़े और निर्देश प्रविष्ट करने के लिए हेतु इनपुट डिवाइस का प्रयोग आप करते हैं। कोई भी बात हमें कंप्यूटर से कहना तो कैसे कहेंगे, इनपुट डिवाइस के द्वारा ही आप कहेंगे। कुछ लिखना है तो इनपुट डिवाइस के द्वारा ही आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या है आपका 12 और यहाँ से अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले इसमें पूछा जा रहा है कि सर्च इंजन जो होता है आपका, सर्च इंजन, ठीक है, सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं, कुछ सर्च इंजनों के नाम भी लिख दीजिए तो फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं क्या सर्च इंजन। सर्च इंजन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित विश्वव्यापी सूचनाएं आसानी और शीघ्रता यानी कि जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। भारत में सबसे पहले सर्च इंजन 1994 में याहू नाम से बनाया गया था। भारत में जो सबसे पहले सर्च इंजन बनाया गया उसे याहू नाम से बनाया गया, बट ये लोकप्रिय ज़्यादा नहीं है। इसकी जगह पर आपका गूगल ज़्यादा यहाँ पर लोकप्रिय, ठीक है, जो गूगल है वो ज़्यादा लोकप्रिय हो चुका है। वर्तमान समय में इंटरनेट पर 100 से भी ज़्यादा सर्च इंजन है, परंतु एक भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो समस्त जानकारियां पूर्ण रूप से प्रदान कर सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसे समय समय पर अपडेट किया जाना चाहिए। सर्च इंजन को अद्यतन यानी कि अपडेट करने में समय लगता है और इस बीच की नई जानकारियों को तत्संबंधित सर्च इंजन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ सर्च इंजन के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो गूगल ही है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो गूगल ही आप हर जगह यूज़ करते हैं। गूगल हो गया, याहू हो गया, क्रोम हो गया, इस सारे के सारे क्या है, ये आपके सर्च इंजन है। तो क्रोम सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, क्रोम सर्च इंजन नहीं है, आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये क्रोम सर्च इंजन नहीं है, ठीक। जो गूगल और याहू है ये आपके सर्च इंजन है। अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 13, साइबर कानून क्या है, ठीक है, साइबर लॉ क्या है। तो साइबर कानून क्या है, एक शब्द है जिसका उपयोग संचार प्रौद्योगिकी संबंधित कानूनों मुद्दों का विशेष रूप से साइबर स्पेस का अर्थात इंटरनेट का वर्णन हेतु किया जाता है। ये संपत्ति संविदा की भांति कानून का एक संक्षिप्त मार्ग है, क्योंकि ये कई कानूनी क्षेत्रों का एक चौराहा है जिसमें बौद्धिक संपदा, गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारिता का समावेश है। संक्षेप में साइबर कानून इंटरनेट पर मानव गतिविधि के द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को कानून की भौतिक दुनिया के लिए लागू करने की न्याय प्रणाली के साथ एकीकृत करने का एक प्रयत्न है, ठीक है। जो यहाँ पर साइबर फ्रॉड किए जाते हैं उसके लिए साइबर लॉ भी यहाँ पर बनाए गए, तो वही सारी चीज़ें जो है वो साइबर कानून कही जाती हैं। लॉगिन और लॉग आउट से आप क्या समझते हैं, आपकी कोई भी आईडी होगी, चाहे वो किसी भी सोशल साइट पर हो, लाइक एज आपका फेसबुक हो सकता है या फिर ट्विटर हो सकता है या अदर किसी की साइट होती है, तो उस पर जब हम यहाँ पर अपने खाते में जुड़ते हैं, ठीक है, अपने खाते को एक्सेस करते हैं तो क्या करते हैं, उसे लॉगिन करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं या फिर साइन इन करते हैं। जब खाते को हम बंद करते हैं, ठीक है, उससे बाहर निकल कर आते हैं, उसे छोड़ते हैं, तो उसे क्या करते हैं, हम उसे लॉग आउट कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई कि लॉगिन और लॉग आउट क्या है। जब किसी पुराने यूजर के द्वारा लॉग ऑफ यूजर नेम का प्रयोग किया जाता है तो समस्त प्रोग्राम क्लोज हो जाते हैं और एक भिन्न यूजर के रूप में लॉग ऑन हो जाते हैं, जिसमें नए यूजर के द्वारा पुनः लॉगिन किया जा सकता है। लॉग आउट क्या है, कंप्यूटर में प्रयोगकर्ता के द्वारा अपने अकाउंट से बाहर आने की प्रक्रिया आपकी लॉग आउट कहलाती है। अपने अकाउंट में इंटर यानी कि प्रवेश करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसे लॉगिन करते हैं, और अपने अकाउंट यानी कि खाते से बाहर आने की जो प्रक्रिया है वो लॉग आउट कहलाती है। डेस्कटॉप विभिन्न अवयव क्या, डेस्कटॉप के जो विभिन्न अवयव हैं, डेस्कटॉप होगा आपका इस तरह से कंप्यूटर लैपटॉप का, यहाँ पर बहुत सारे जो अवयव हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। फोल्डर हो गया, आइकन हो गया, जो कुछ भी है, जो जानकारी है, ये विभिन्न अवयव क्या है। तो माई कंप्यूटर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर यहाँ पर आपको एक देखने के लिए मिल जाता है। रिसाइकिल बिन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। माई नेटवर्क प्लस भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसी में। टास्क बार ये होती है आपकी, टास्क बार ये भी देखने के लिए मिल जाएगी। स्टार्ट मेनू यहाँ पर कोने में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फाइल और फोल्डर भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुछ शॉर्टकट यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट होते हैं जो कि डेस्कटॉप पर अवेलेबल रहते हैं। प्रश्न संख्या 16 आपका, कंप्यूटर के लाभ क्या है, ठीक है, कंप्यूटर से क्या क्या
अच्छाइयाँ यानी कि क्या फ़ायदे हैं कंप्यूटर के, तो इसमें निम्नलिखित फ़ायदे हैं। इसमें सूचनाओं का संग्रहण, विश्लेषण और नवीनीकरण का कार्य अत्यंत सरलता और दक्षता से अल्प यानी कि कम समय में हम कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए नवीनतम यानी कि नई और सही सूचना आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और अगला पॉइंट है यहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा, यानी कि आजकल तो कंप्यूटर का प्रयोग हर फील्ड में किया जा रहा है। ऐसी कोई फील्ड बची हुई नहीं है जहाँ कंप्यूटर यहाँ पर छूट गया हो, ठीक है। चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, हर जगह जाकर देख लीजिए कंप्यूटर भरमार है। फिर से अगला यहाँ पर पॉइंट है, कंप्यूटर में संग्रहित समस्त सूचना सुरक्षित रहती है। कंप्यूटर की मदद में से किसी भी विषय का अध्ययन जो है वह बार बार किया जा सकता है, यानी कि उसमें से फाइल डिलीट नहीं होती ऑटोमेटिकली। जितने बार चाहें आप उसका पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो कि शिक्षण में एक शिक्षक के द्वारा संभव नहीं होता है, ठीक है। अगला यहाँ पर पॉइंट है, कंप्यूटर से गहन जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे शिक्षक और शिक्षार्थी को व्यक्तिगत लाभ भी होता रहता है। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर के प्रयोग से शिक्षा को अनेक आयाम भी प्राप्त हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 17, कंप्यूटर की पीढ़ियों का वर्णन कर दीजिए। कंप्यूटर की अब तक कुल कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं? तो सबसे पहले कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी स्टार्ट हुई थी 1942 से, जो कि 1955 तक चली थी। उसके बाद सेकंड पीढ़ी 1955 से 1964 तक, जो थर्ड पीढ़ी आई थी वो 1964 से 1975 तक। उसके बाद चतुर्थ पीढ़ी आई थी 1975 से 1990 तक। 1990 से अब तक वर्तमान समय तक जिस पीढ़ी का आप यूज़ कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर पीढ़ी का आप यूज़ कर रहे हैं, वो 5वीं पीढ़ी आपकी चल रही है, ठीक है, कंप्यूटर की, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 आपका केंद्रीय संसाधन इकाई। केंद्रीय संसाधन इकाई को इंग्लिश में आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही शॉर्ट में आप CPU बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? CPU है। CPU की जो फुल फॉर्म होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और हिंदी में बोलें तो केंद्रीय संसाधन इकाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ये आपका CPU के बारे में बताया। तो CPU क्या है? निवेश इकाई के माध्यम से प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर प्रयोक्ता के द्वारा प्रविष्ट किए गए निर्देशों के अनुसार केंद्रीय संसाधन इकाई में प्रक्रिया की जाती है, यानी कि प्रोसेसिंग की जाती है। केंद्रीय संसाधन इकाई यानी कि CPU भी कहते हैं, इकाई को CPU भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। केंद्रीय संसाधन इकाई कंप्यूटर का विभाग है जहाँ पर सूचनाओं की गणना का उनका विश्लेषण होता है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है। बाकी यहाँ से आप देख लीजिए, ये आपके आंसर की आ गई, ठीक है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आज का ये पेपर यहीं पर समाप्त होता है। जितने भी नए भाई बहन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस क्लास को शेयर करें, और आप हमारे साथ इस तरह से बने रहें। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट।